हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.5 के बारे में। लास्ट टाइम में हम लोगों ने त्रिभुज चैप्टर से 6.4 तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी एक्सरसाइज हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सभी के सभी सॉल्यूशंस आपको एक सीरीज में सॉल्व करके दिए जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो उन सेशन को देख लें ताकि आपको आज का सेशन 6.5 पूरी तरह से समझ में आए। या फिर आप पहले इस सेशन को देख सकते हैं, उसके बाद में आप अपने छूटे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए बाद में उन सेशंस को कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सेशन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक जाने माने और पहचाने हुए टॉपिक के बारे में, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनी थी, किसने बनाई थी और इसके ऊपर कौन कौन से प्रमेय डिपेंडेंट है, ये सब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। और जानेंगे कि आज पाइथागोरस प्रमेय की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी और कैसे कैसे हम लोगों को ये बनानी पड़ती है, इसके ऊपर कौन कौन से प्रमेय है। 3 प्रकार के प्रमेय आज आपको पढ़नी है और उसी के बेस पर आज आपका जो ये 6.5 के क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। 6.5 में आज आपके पास में जो मैं देख रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको टोटल 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 17 में आज के जो सेशन में है हम लोग आधे क्वेश्चंस की बात करेंगे, लगभग 8 या 9 क्वेश्चंस की बात करेंगे। डिपेंड करता है सेशन कितना बड़ा रहेगा। 1 घंटे का लगभग सेशन रहेगा, उसमें से अगर 8 क्वेश्चन तक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग आज के सेशन में 8 क्वेश्चन तक ही करेंगे। अगला सेशन आपके लिए पार्ट 2 में लाया जाएगा, जिसमें हम लोग 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 17 तक के काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.5 से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रमेय हैं जो हमारे पास 3 प्रमेय आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। उस 3 प्रमेय में सबसे पहले प्रमेय आपको समझाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने पहले से अगर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी तो आपने क्या पढ़ी है। आपने अगर देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ हमको इतना बताती है कि अगर आपके पास में कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब क्या है, कोई त्रिभुज है उसमें से एक कोण जो है समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का होना। उसमें से एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये लोग हमको ये सिखाया करते थे, पाइथागोरस भाई साहब ने हमको ये सिखाया था कि आपके पास में ये जो भुजा होती है इसको बोला जाता है कर्ण, और ये जो नीचे वाली भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोला जाता था, लंब बोला जाता था। राइट फ्रेंड्स, ये लंब होता था, कर्ण होता था और आधार होता था। सिखाया ये गया था हम लोगों को हमेशा से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण का स्क्वायर जो होता था वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के और साथ ही साथ लंब के स्क्वायर के। राइट फ्रेंड्स, ये बात आपने हमेशा से जानी होगी। क्लास 7th 8th 9th 10th में इस थ्योरम को हर बार लगाया जाता है। उसके बाद में जरा जानते हैं हम लोगों को और क्या जानना है। इस थ्योरम को हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को पास बताई जाती है। ये हमारी प्रमेय होती है, इस प्रमेय को बोला कैसे जाता है, जरा इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, अगर आप ये जानते हैं, ठीक है, अभी तक आप लोग जो पुराने सेशन में पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए समरूप त्रिभुज के बारे में। इसी के आधार पर मैं आपको पहली प्रमेय शुरुआत करता हूं। पहली प्रमेय ये हमसे कहती थी, आपकी बुक में दी गई है प्रैक्टिस सेट, प्रमेय नंबर 6.7 के नाम से एक दी गई है। हमारे पास पहली प्रमेय क्या बोलती है, प्रमेय संख्या 6.7 आपको दी गई है, जिसको मैं पहली प्रमेय आपको बोल सकता हूं कि आप पहली प्रमेय मेरे से पढ़ने जा रहे हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो आपके पास में, सोचना जरा, मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको सोचो। यदि कोई समकोण त्रिभुज से समकोण एंगल जो होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो समकोण एंगल होगा उससे एक लंब डाला जाए सामने वाली भुजा पर, उससे एक लंब डाला जाए सामने वाली भुजा पर, तो जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज होगा, वो 2 बराबर भागों, 2 त्रिभुजों में टूट जाएगा। बराबर नहीं, 2 त्रिभुजों में टूट जाएगा। अब यहां पे खास बात ये रहेगी कि ये जो 2 त्रिभुज हैं ये अपने बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे और ये परस्पर भी समरूप होंगे। कहने का क्या मतलब है सर, पहली प्रमेय बहुत ध्यान से सुने। यदि कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास में, समकोण ऐसे मैंने बना दिया, यहां पर एक 90 डिग्री है, ठीक है, या फिर आप ऐसे समकोण पढ़ते आए हैं ना तो ऐसे बना लें, ये भी 90 डिग्री है। इससे मुझे क्या डालना है, सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। तो जो 90 डिग्री है उससे मुझे सामने वाली भुजा पर ये लंब डालना है। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इससे मुझे, इस पर मुझे सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। देखिए डाल देते हैं। अच्छा, तो यहां पर मैंने एक लंब डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो त्रिभुज था, बड़ा वाला जो त्रिभुज था, ये 2 भागों में टूट गया है। एक तो ये भाग हो गया, एक भाग ये हो गया। उम्मीद है ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उसके बाद में आप मान लेते हैं ए
बी और सी और डी। तो ये जो ए बी सी एक त्रिभुज था जो कि समकोण था ऑलरेडी, ये दो भागों में टूट गया है। ये जो दो भाग टूटे हैं ये आपस में क्या है, समरूप हैं। और साथ ही साथ ये जो छोटा वाला भाग है ये बड़े वाले का समरूप होता है और ये जो छोटा वाला भाग है ये भी बड़े वाले का समरूप होता है। तीन कंडीशंस यहां पर बनकर तैयार हो जाती हैं। राइट फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको यहां पर पहली प्रमेय ने यह सिखाया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण कोण से या फिर समकोण एंगल से एक लंब डाला जाए, ये भी क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, जिसकी वजह से ये भी समकोण बन गया, ये भी समकोण बन गया। तो ये जो दो त्रिभुज बने हुए हैं ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और ये अपने जो जनक त्रिभुज है जिससे ये बने हैं, ये बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज था उसके भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही बात हमको पहली वाली प्रमेय में समझाई गई है। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो लिखें कैसे, जरा इसके बारे में जानो। इन्होंने कहा कि त्रिभुज ए डी बी की अगर बात करोगे, ए डी बी ये छोटा वाला त्रिभुज अपने बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी का समरूप होगा। दूसरी बात, त्रिभुज ए और उसके बाद में ये वाला त्रिभुज ले लो, हमारे पास और कौन सा आ जाएगा, ए डी बी के बाद में सी डी बी ले लो, सी डी बी भी हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के साथ में। और साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज आपस में खुद भी समरूप होंगे, तो त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज सी डी बी का, सी डी बी का। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये पहली प्रमेय हमें समझाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। इसमें हमको बस इतना ही जानना था कि आपके पास में जो ए डी बी ए बी सी है वो समरूप होंगे। ए डी बी पूरे वाले बड़े वाले का समरूप होगा, ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले का समरूप होगा और ये दोनों आपस में खुद भी समरूप होंगे। ये बातें हमको यहाँ पर बताई गई हैं, आपको ये प्रमेय पूरी तरह से ध्यान रखनी है। हाल अच्छा, इनका प्रूफ भी हमें करना होता है, बट प्रूफ मैं इस सेशन के अंदर नहीं बताऊंगा। प्रूफ के लिए हम एक अलग से सेशन लेंगे, क्योंकि जब प्रूफ कराएंगे ना, तीन प्रमेय का प्रूफ कराने बैठेंगे तो प्रूफ खुद में ही 25 से 30 मिनट या 35 मिनट का तो जरूर हो जाएगा। तो अगर सेशन के अंदर हम प्रूफ कराने बैठे तो आपके लिए ये समझ लीजिए ये कम से कम 2 घंटे का सेशन बनने वाला है। ठीक है, आधा घंटा तो रख लो, आधा घंटा क्यों, 40 मिनट तो रख लो, 15-15 मिनट के प्रूफ हो जाएंगे। तो कम से कम 45 मिनट तक तो ऐसा रख लो कि भाई प्रूफ में 45 मिनट जाने वाला, बाकी 1 घंटा हमारा किसमें चला जाएगा, इसके जो 8 क्वेश्चन हमने सोच के रखे हैं, आधे क्वेश्चन आज कराने के बारे में, उसमें चला जाएगा। तो टोटल 2 घंटे का। इससे अच्छा है कि हम इसके लिए एक अलग से सेशन ले आएंगे ताकि छोटा छोटा सेशन हो जाए। राइट, तो प्रूफ वाला सेशन हम लोग अलग से अटेंड करेंगे। अच्छा, 6.7 आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी कि एक समकोण त्रिभुज चाहिए था, उस समकोण में समकोण वाले एंगल से सीधा एक और लंब डालो। वो लंब की खास बात क्या होती है कि ये खुद भी 90 डिग्री पर आकर गिरता है और जब ये 90 डिग्री पर आकर गिरेगा तो 2 छोटे त्रिभुज बनेंगे और ये छोटे त्रिभुज परस्पर भी समरूप होंगे और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ऐसा हमें पहली प्रमेय समझाती है। आप इसको बचपन से पढ़ते आए हैं, इस बात को बोलना एक प्रमेय कहलाएगी। ठीक है, आप इसको बचपन से पढ़ते आए कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर होता है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं मुझे, वो आप ये ऐसे समझ सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, आप इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां पर अब आप पुट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोला जाता है। ये हम लोगों को बताया जाता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है, इसको हम लोग एक वर्ड्स में बोलेंगे जो कि प्रमेय बन जाएगी। अब प्रमेय बनाने के लिए कैसे बोले, देखो, यदि कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसके आधार के स्क्वायर तथा लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय बन गई हमारी। हमने क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज के आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमको बताई गई है। राइट, तो दूसरी प्रमेय भी समझ में आ गई। यही हमारी दूसरी प्रमेय थी जो लिखी हुई थी, इसको हम लोग प्रमेय नंबर 6.8 बोलेंगे। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.8 ने हमें क्या सिखाया, 6.8 ने हमें यह सिखाया दोस्तों कि अगर मेरे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे पास में
कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यहां पर कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और यही दूसरी वाली प्रमेय हमारी। तो पहली प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.7 समझ में आ गई, प्रमेय नंबर 6.8 समझ में आ गई। इसका उल्टा बोलो, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम बोलते हैं। यही हमारी क्या है, पाइथागोरस की प्रमेय है। यहीं से हमारी पाइथागोरस प्रमेय शुरू हो जाती है, पाइथागोरस प्रमेय, राइट। पाइथागोरस प्रमेय इसी को बोला जाता है। इसका उल्टा बोलो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, बात को समझना, मैंने ये नहीं बोला कि कर्ण का वर्ग, मैंने बोला एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वो त्रिभुज समकोण होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें क्या बोला था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ऐसा बोला था। पहले क्या बोला, समकोण है तो ऐसा होगा। अब क्या बोलेंगे कि यदि कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण होगा। जस्ट इसका उल्टा। बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर, कमेंट में लिख के बता सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसके लिए मैंने बोला कि समकोण है, त्रिभुज समकोण है तो उनके भुजाओं में यह संबंध होगा। फिर मैंने किसी त्रिभुज को उठाया, हमको नहीं पता था वो समकोण है कि नहीं, बस हमको यह पता था कि उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता, और ये कंडीशन तो हमारी इसमें लगती थी। ठीक है, ये कब लगती थी, ये तब लगती थी जब एक समकोण होता था। तो हमने कहा यदि किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण होगा। जस्ट इसका उल्टा बोला। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो उल्टा बोला है वही मेरी है प्रमेय नंबर 6.9। क्या उल्टा बोला कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपके पास में ए बी सी, और इसमें अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब आपकी जो बी सी स्क्वायर आएगी वो आपकी ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आएगा। ये नहीं बताया कि समकोण है, बस इतना बताया कि इनकी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये बताया। तो हम खुद से अंदाजा लगा लेंगे कि ये कंडीशन तभी बनेगी जब इसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। और ये कोण कौन सा होगा, जो इधर भुजा होगी उसके सामने वाला कोण, जैसे इधर बीसी थी तो इसके सामने वाला कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। यही तो होता है, एसी के सामने वाला 90 डिग्री होता है, ये कर्ण होता है, इसके सामने वाला 90 डिग्री होता है। यही बात तो समझाई जाती है पाइथागोरस में। उम्मीद करते हैं दोस्तों 3 बातें बताई हैं, तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक हो गया समकोण बताकर भुजा का संबंध बताना, एक भुजाओं में संबंध बताकर समकोण बताना, ये हो गया। और दूसरा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में एक लंब डाला जाए, समकोण एंगल से एक लंब डाला जाए तो वहां पे दो त्रिभुज बनेंगे, वो दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। राइट, ये 3 बातें आपको समझाई हैं आज के सेशन में। समरूप होने का मतलब आपको पता ही होगा, पुराने सेशंस में हम कई बार, पूरे पिछले जो 6.4 तक के सेशंस रहे हैं उसमें हम लोगों ने यही सब तो पढ़ा है कि समरूप क्या है और सर्वांगसम क्या है। राइट, चलिए अब देखेंगे 6.5 के क्वेश्चंस आपसे क्या कहते हैं। जरा इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और सिखा दूं कि यहां पर पाइथागोरस में आपको ध्यान रखना होता है कि जो कर्ण होती है, ठीक है, वो अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। कर्ण हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज समझाऊं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी में एक ये 90 डिग्री का है, इसमें आप कहोगे ये ए सी हो जाएगा जो कि हमारा कर्ण है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इसमें जो एच होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो क्या होता है, एच परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और एच बेस से भी बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, बट क्या होगा, एच जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, हमेशा ऐसा ही होगा, आप चाहे प्रैक्टिकल करके देखें तो भी आपको एच हमेशा बड़ा मिलेगा। लेकिन हमें यह भी बताया जाता है कि अगर मैं पी और बी को जोड़ दूं, पी और बी को जोड़ दूं तब एच हमेशा छोटा आएगा, ऐसा हमसे बोला गया है।
क्या बात समझ में आ गई आपको? कि मतलब अगर P और B को जोड़ दिया जाए तो H छोटा हो जाएगा, बट अगर H को अकेले अकेले नापा जाए तो H P से बड़ा रहेगा और H B से बड़ा रहेगा। ये बात आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, राइट? तो मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? H होती है। लेकिन अगर अन्य दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए, छोटी भुजाओं को, तो वो छोटी छोटी मिलकर बड़ी वाली से भी बड़ी हो जाती हैं। ये बात ध्यान रहेगी। ये भी आपकी एक तरह से रूल समझो इसको, ये भी आपका एक नियम है, राइट? चलिए, हालांकि बुक में कहीं बताया नहीं गया है, फिर भी ये आपके काम आएगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6.5 में आएंगे हम लोग, एंट्री करते हैं और 6.5 के लिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कहां पर है 6.5? हाँ, मिल गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6.5 शुरुआत करा जाए पहले क्वेश्चन से। इन्होंने क्या बोला है हमसे? इन्होंने हमसे ये बोला है पहले क्वेश्चन में, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे हमको पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, पहले का पहला हम करने जा रहे हैं। एक भुजा होगी 7 सेंटीमीटर की, फिर 24 सेंटीमीटर की और फिर 25 सेंटीमीटर की, राइट? ये भुजा जो है आपकी, इनमें से आपको इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज समकोण होगा। पहले तो ये बताओ, आपने तीसरी प्रमेय अभी पढ़ी थी कि अगर कोई तीन भुजाएं हैं और उसमें से एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो त्रिभुज समकोण होता है। ऐसा ही तो हमने पढ़ा था कि कोई तीन भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीसरी प्रमेय बता रहे हैं जो हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है? तीसरी प्रमेय नंबर 6.1 जो 6.9 जो है आपकी बुक में दी गई है, उसमें मैंने यही तो सिखाया था, जो उल्टा बोलती थी कि यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में इस तरह से संबंध है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो इन्होंने वही तो कहा है, जांचो कि ये समकोण है कि नहीं है। तो हम जांचेंगे यहां पर कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है कि नहीं आता है। और ये तो तभी होता था जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो, आधार का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर हो, मतलब आधार का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहां पर पहचाने कैसे कि कर्ण कौन सा है। इससे जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने एक चीज बताई आपको, जो कर्ण होती है वो बेस से भी बड़ी होती है और हाइपोटेनियस से भी बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ी होती है कर्ण। हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं यही हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ये पहचानने का तरीका है। तो आप जरा जांच करें कि क्या ये इस भुजा का वर्ग, ठीक है, क्या इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पे ये कह देंगे कि माना त्रिभुज ABC में हमारे पास में एक त्रिभुज बना लिया जाए। हमने अभी ये नहीं कहा है कि ये समकोण है, समकोण तो हम जांचेंगे, ठीक है? ABC में मैंने कुछ इस तरह से ये बना लिया कि भाई AC मेरा 25 हो गया, बाकी इन दोनों को कुछ भी बना लो, इसको आधार बना लो या लंब बना लो, इसको आधार बना लो या लंब बना लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको लंब बना दिया और इसको आधार बना दिया, कुछ भी कर दिया। अगर ये समकोण हुआ तो कर्ण का स्क्वायर आधार के और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्रमेय संख्या 6.9 से, या फिर मैं 3 बोल दूं क्या? आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रमेय संख्या 3 से, या पाइथागोरस की विलोम प्रमेय से, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप जैसा समझ पाए वैसे कर सकते हैं। प्रमेय संख्या पाइथागोरस की विलोम प्रमेय, विपरीत प्रमेय से भी हम लोग ये बात कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बात हमने सिखाई थी आपको। हमने सिखाया था किसी एक भुजा का वर्ग, तो AC का वर्ग जो होना चाहिए वो AB का वर्ग और BC के वर्ग के अगर बराबर आ गया तो समझो ये समकोण है। तो AC का वर्ग हो गया 25 का स्क्वायर। दोस्तों, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि आपको वर्ग जरूर याद होने चाहिए, राइट? जब तक आप वर्ग नहीं याद करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप जब इसको ऐड करेंगे तो 625 आता है। ये सब नंबर्स फ्रेंडली हैं, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनकी आदत हो जाएगी। ये 7, 24, 25 हमेशा एक क्या होते हैं, तिर्यक के उसमें आते हैं, तो आप जरा इनको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर क्या हो गया, 625 हमारे पास में बनके तैयार हो गया, मतलब दोनों ही साइड हमारे क्या है, बराबर हैं। मतलब इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो आपको मान दिए गए हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं।
कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ भी बड़ी साइंस नहीं थी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कब साबित हुआ? जब दोनों तरफ के पक्ष हमारे बराबर आ गए। कब? वो भी 6.9 जब हमने पढ़ी थी कि भाई 3 भुजाएं अगर दी जाएं और तीनों भुजाओं में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो हमारे पास में ऐसा होगा। और वो भुजा जो एक भुजा का वर्ग है वो हमारी कर्ण होनी चाहिए। कर्ण को कैसे पहचानेंगे? इस बताया है, कर्ण जो होती है सब भुजाओं से बड़ी होती है, लेकिन अगर छोटी वाली भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो कर्ण छोटी हो जाएगी उनसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझा जाए। फिर इन्होंने हमारे पास डिजिट्स बदल दी और इस बार पूछा है कि इसको बताइए है कि नहीं है। तो इन्होंने कहा 3, 8, 16, 3, 8 और 6 दिया है दोस्तों। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो मैंने कहा जो सबसे बड़ी आएगी वही आपकी कर्ण मान लेना। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगी? मैंने कहा कर्ण आ गई। अगर इसको मैं कर्ण मान के काम करता हूं तो मेरे पास में एक ऐसे आएगा ABC। अच्छा, पहले से क्वेश्चन को जितनी डिटेल में बताया है आप उतने ही डिटेल में सब कुछ करेंगे, उससे ज्यादा डिटेल दे सकते हो तो अच्छी बात है, वरना अब मैं शॉर्टकट में लगाऊंगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करूंगा, बस आपको समझाने पे फोकस रहेगा मेरा। ठीक है, देखते जाइएगा। तो इसको अगर मैंने 8 बोल दिया तो बाकी अन्य भुजाओं को कुछ भी बोल दो, इसको 6 बोल दो, इसको 3 बोल दो, या इसको 6 बोल दो, इसको 3 बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो मेरा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये बात मैंने कहां से लिखी? आप लिख लेना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे पहले वाले में लिखा था। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने यहां पे क्या समझाया कि 8 का स्क्वायर होता है 64। ये मैंने लिखा है प्रमेय 3 से, जो तीसरी प्रमेय समझाई थी 6.9 वाली वो है। ठीक है, या आप लिख सकते हो पाइथागोरस की विपरीत प्रमेय से। तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 9 होता है और ये 36 होता है। 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आएगा, ये 64 आ गया, बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो भुजाएं हैं हमारी, ये किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आप लिख सकते हैं यहां पर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पर खत्म। ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, 80 और 100। ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर अगर इतनी डिटेल फिर से कराएंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना, मैं आपको सीधा सीधा समझा देते हैं। देखिए 50, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 50 दिया, 80 दिया, 100 दिया, मतलब ये बड़ी है, इसी को हम हाइपोटेनियस लेट कर लें। अगर ये हमारी हाइपोटेनियस होगी तो इसका स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 2500 और ये आ जाएगा 6400। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 जीरो आगे लगा देंगे, ये मेरे पास में आ जाएगा 10,000। ठीक है, और इसके बाद 64 और 25 अगर आप जोड़ भी दें तो 60 और 20 होता है 80, 80 में और 5 जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 89 आ जाएगा। तो हमारे पास में तो लाना है 100, लेकिन हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। और जब इक्वल नहीं आएगा तो तीसरा वाला भी क्या होगा? पर में किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई समस्या आए कमेंट तुरंत करके बताइएगा, हाँ सर आया भी कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से उसी तरह से करें। फिर से आपके पास में एक भुजा दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? 13, 12, 5 ये सबसे बड़ी है, यही हाइपोटेनियस है। इसका स्क्वायर कर लो, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। इसका स्क्वायर 169 होता है, ये 144 होता है और ये 25 होता है। आप देखते ही बता सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, ये भी हमारा 169 आ जाएगा, दोनों आ रही हैं, मतलब ये जो भुजाएं दी गई हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब इससे बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा। खत्म हो गई बात। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने खत्म करवा दिए। उम्मीद ये है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमसे इन्होंने ये बोला है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P जो है वो P कोण जो है वो समकोण है, अच्छी बात है, तथा QR पर बिंदु M पर इस प्रकार से स्थित है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है QR के। ओके, दर्शाना ये है कि PM का स्क्वायर QM और MR के स्क्वायर के बराबर होगा, हमें ये दर्शाना है। बहुत बढ़िया चीज दी गई है। आप देखिएगा, मेरे को ये बात बताइए, आपने अभी अभी एक प्रमेय पढ़ी होगी,
क्या प्रमेय पढ़ी है आपने? पहले तो मैं फिगर समझा देता हूं, फिगर क्या बोल रहा है। इस तरह से हमारे सामने एक वो दी गई है, फिगर दिया गया है, ठीक। ए बी सी, ए बी सी डी, यहां पर जो है एक लंबवत वो डाला गया है। एक मिनट दोस्तों, ये फिगर तो 6.53 का है, मतलब तीसरे क्वेश्चन का। ये फिगर हमें दिया ही नहीं गया, इस क्वेश्चन के लिए फिगर हमें दिया ही नहीं गया है, फिगर हमें खुद बनाना है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमने कहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, जिसका कोण P समकोण है। फिर से गलती हो गई, जिसका कोण P समकोण है। यहां पर P हो गया और यहां पर मान लो Q हो गया और ये हमारा R हो गया। अब कोई गलती नहीं है, तो जहां पे P जो है वो समकोण है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद में QR पर M इस प्रकार से स्थित है, QR पर M जो है इस प्रकार से स्थित है कि P से लेकर M तक अगर मिलाया जाए तो ये जो PMI है ना, ये PMI है, ये परपेंडिकुलर है QR पर। PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी क्या है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री। आपको क्या मैंने सबसे पहली प्रमेय यही समझाई थी कि अगर कोई बड़ा वाला त्रिभुज समकोण हो, उसके समकोण वाले कोण से एक लंब डाला जाए सामने वाली भुजा पर। अगर आपने देखा हो तो मैंने इस जगह पे एक प्रमेय बताई थी कि अगर उसके सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाए तो वहां पर ये जो छोटे वाले त्रिभुज बनते हैं ये परस्पर क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं समरूप। और यही छोटे वाले त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये बातें हमने सीखी थी कि नहीं दोस्तों, बताओ। ये बातें अगर आपको याद हो तो आप ना इसमें फोकस इस बात पर करना कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है, पीटी हमें ये करना है, प्रूफ दैट आप ये करके दिखाइए कि पीएम का स्क्वायर वो क्या होगा, क्यूएम और एमआर होगा, क्यूएम डॉट एमआर होगा, ठीक है। आरएम लिख दिया या एमआर लिख दिया फर्क नहीं पड़ेगा, हमको देखते जाइएगा। इस ये कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है अगर मैं पीएम स्क्वायर को तोड़ूं तो पीएम इंटू पीएम, क्यूएम इंटू एमआर लिख लो, ठीक है। पीएम इधर रहने दो एक और एक क्यूएम को इधर ले आओ, ठीक है। उसके बाद में एमआर उधर चला गया और पीएम इधर आ गया, मतलब एक चीज इधर और एक चीज इधर कर दी हमने, ऐसा हमने काम किया। पीएम के अपॉन में क्यूएम आ गया, पीएम कहां पर है, ये रहा, क्यूएम कहां पर है, ये रहा। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा, पी क्यू एम वाला, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में पीएम क्यूएम हो गया, एमआर और पीएम कहां पर है, एमआर ये रहा, एमआर मेरा यहां पर है और उसके बाद में पीएम मेरा यहां पर है। अच्छा ठीक है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले मैंने क्या समझाया आपको, पीएम और क्यूएम लेना है जो कि आपको इस वाले त्रिभुज में मिलेगा, पी क्यूएम में मिलेगा। बात क्लियर हो गई, पीएम और क्यूएम मिलेगा आपको इसमें। अच्छा, फिर आपने देखा कि एमआर लेना है, मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है और फिर ये वाला लेना है। क्या ये बात भी समझ में आ गई कि मतलब अब मुझे, अब ये दोनों भुजाएं किस में आती हैं, ये दोनों भुजाएं मेरी इसमें आती हैं, छोटे वाले में। तो कुल मिला के ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लो, नीचे वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लो, उसके जरिए हम लोग ये काम करके दिखाएंगे। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने किया है, ऐसी कंडीशन कब बनती थी, भुजाओं का अनुपात कब बनता था, भुजाओं का अनुपात समानुपात में तब होता था जब त्रिभुज हमारे समरूप होते थे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग इसकी भुजाओं का अनुपात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरा इस बारे में बताना मुझे, ठीक है। उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी भुजाओं में अनुपात का समानुपात तभी होगा जब वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैंने अभी आपको यहां से चेक करके बताया कि हमें कौन कौन से त्रिभुज चाहिए, तो हमें दोनों छोटे वाले त्रिभुज चाहिए और ये दोनों छोटे वाले त्रिभुजों की भुजाओं में ये संबंध तभी आएगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या ये त्रिभुज समरूप है, क्वेश्चन उठता है, क्या ये त्रिभुज समरूप है? आपका आंसर होना चाहिए जी हां समरूप है। कैसे बोला, पहली प्रमेय ने हमें यही सिखाया था कि यदि कोई पी क्यू आर, ठीक है, कोई बड़ा त्रिभुज समकोण है और उसके समकोण वाले एंगल से एक लंबवत रेखा डाली गई है पीएम पर या फिर सामने वाले कर्ण पर, तो वहां पर दो त्रिभुज बनते हैं और वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और बड़े वाले का भी समरूप होते हैं। ये बात हमने कई बार आपसे बोल चुके हैं पूरे सेशन में अभी तक। अब हम लोग यहां पे ये कहेंगे हल करने के लिए त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू में
बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने PMR छोटा वाला ले लिया, PMQ ले लिया, बड़ा ये वाला छोटा वाला ले लिया। इन दोनों को मुझे समरूप दिखाना है। मैं यहाँ पर चाहे तो आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको प्रमेय लगाना सिखाऊंगा। प्रमेय कैसे लगाई जाएगी वो जरा देखिएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये लगाएंगे, त्रिभुज PMR समरूप है त्रिभुज PMQ का। कैसे? यहां पर इनको रीजन दो। कैसे? प्रमेय 1 से या प्रमेय 6.7 से। हमने जो पहली वाली 6.7 पढ़ी थी उससे मैंने कहा कि ये त्रिभुज मेरे क्या है, समरूप है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो भी क्या होना चाहिए, हमारा अनुपात जो होना चाहिए समानुपात में होना चाहिए। ये बात हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। 6.4 तक की जो एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसमें यही सब सिखाया है। ठीक है, फिर देखिएगा, अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकालिए। सबसे पहले इनको ठीक से बना लीजिए आप। ठीक से बनाने का मतलब ये है कि इधर से देखिएगा, अगर आप मैंने 2 त्रिभुज काट लिए हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे ध्यान से देख के बताइए, इसके सामने वाला कर्ण तो हमारा PR हो गया, मतलब एक में यहां PR है और दूसरे वाले में इसके सामने वाला PQ हो गया। ठीक है, ये हमारा PQ हो गया और इन दोनों से बीच में जाती है PM, जहां पे दोनों के 90 डिग्री बनता है। अगर आप ध्यान से इन फिगर्स को देखे हो तो मैंने यही चीज सामने लिखी है। M के सामने PR बनता है, M के सामने PR बन गया। यहां पर M के सामने PQ बनता है, यहां पर M के सामने PQ बन गया। ये वाला त्रिभुज मैंने काट के रख दिया। अब इनकी भुजाओं में मुझे सिर्फ अनुपात दिखाना है। तो मुझे दिखाना क्या है, मैंने कहा कि PM के नीचे क्या मैं यहां पर ले लिया PM और अपॉन में QM ले लें क्या। इस PM के साथ में मैंने QM ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर मैंने PM के साथ में MR ले लिया। हालांकि आप संगत भुजाएं भी दिखा सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे, PR कर दो, क्या तब भी कोई फर्क पड़ा क्या? PR तब भी कर्ण था, PR अब भी कर्ण है। अब आप देखेंगे PM के नीचे मैंने QM लिया है, तो संगत भुजाएं आप बोल सकते हैं। चाहे उस तरह से कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है समरूप त्रिभुज अगर है तो आप भुजाओं का संबंध उस प्रकार से लें जिस प्रकार से आपको हेल्प हो सके। तो ये चीज मैंने प्रूफ करने वाले कंडीशन से निकाल के रखी थी, जिसका मेरे पास कोई काम नहीं था, बस मेरे पास एक हिंट था कि मुझे बनाना क्या है। अब अगर आप इस चीज को देखें, ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये समरूप है। अब समरूप है तो आप MR, और इधर ध्यान से देखेंगे, अगर अच्छा यहां पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने के लिए। हमें यहां पे करना क्या चाहिए था, एक PM को नीचे लेना चाहिए था। ठीक है, तो एक PM नीचे लेने के लिए हम फिर से कंडीशन बनाएंगे। यहां पर हमको अपने अकॉर्डिंग लेनी है कंडीशन। ठीक, यहां पर हमने क्या बनाई थी, PM अपॉन में मैंने ले लिया था QM और यहां पे मैंने MR अपॉन में PM लिया था। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर यहां पर हम लोग देखें अगर, तो मुझे चाहिए इसका PM ले लो। हाँ ठीक है, इसका PM ले लिया और इसका मैंने QR ले लिया। कहां पर गया, QM ले लिया, सॉरी। तो ये मैंने QM ले लिया, इसका PM, इसका QM ले लिया। ठीक है, ये बराबर होगा मेरा MR, इसका MR ले लिया, ठीक है, इसका MR ले लिया और इसका PM ले लिया, इसका मैंने PM ले लिया। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगर ये बात पूरी तरह समझ में आ गई बोलो हाँ सर ठीक है। तो ये मैंने कहां से बनाई, ये मैंने अपने कॉमन सेंस से बनाई कि भाई मैं जब इस तरह से रखूंगा तभी तो मेरी ये क्वेश्चन आएगी। ठीक, तो PM को उठा के उधर भेज दिया, PM का स्क्वायर हो गया, ये हो गया QM डॉट में MR। लो खत्म हो गई बात। इसी तरह से हमको प्रूफ करना था कि भाई ये त्रिभुज हमारे समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये मैंने भुजाओं का अनुपात लगा दिया। तीसरी भुजा भी PR अपॉन PQ भी कर सकते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी इसीलिए हमने उसको नहीं लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आपने 6.4 तक मेरे से नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको हार्ड लगेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड जैसी चीज नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में जो चीजें दी गई बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारे सामने दिया जा रहा है। राइट, थ्योरम्स मैंने कहा आपके पास, आपके पुराने सेशंस में भी 6.4 तक भी आपके पास गिनी चुनी थ्योरम थी, उन्हीं को अप्लाई करके घुमा फिरा के लगाया गया था। आज भी आपके पास गिनी चुनी 3 थ्योरम है खाली, तीनों थ्योरम को अच्छे से अप्लाई करना जान लीजिए, आपके सारे काम होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया जाए। चलिए तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, जरा समझिएगा। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है, जो कि हमें दिख भी रहा है। ABD इन्होंने कहा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हाँ, जिसका कोण A जो है वो समकोण है, AC जो है परपेंडिकुलर है, लंबवत है BD पर। बहुत बढ़िया बात बोली गई है। हम लोग एक फिगर बना लेते हैं फिर देखते हैं। राइट, चलिए यहां पर
बी डी और यहाँ से एक ये जो समकोण था यहाँ से सीधा एक लाइन डाली गई है और वो भी लंबवत है। ये AC जो है वो BD पर लंबवत है, AC जो है BD पर लंबवत है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर बोल दिया गया है। फिर उसके बाद क्या बोला गया जरा उसके समझे। आपको ये दर्शाना है कि AB का स्क्वायर BC इंटू BD होगा। पहली कंडीशन में हमें ये बताना है कि AB का स्क्वायर वो होगा BC इंटू BD। फिर उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद हमें यह बताना है AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर BC इंटू DC होगा। बहुत बढ़िया। आप इन जो प्रूफ करना है ना दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से कंजम्पशन करना सीखे, कंज्यूम करना सीखे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीखिए कि ये बोलना क्या चाहता है आखिर हमसे। AB BC BD, AB जो है 2 बार आया है क्योंकि AB का स्क्वायर दिया, बस इसके पहले वाला जैसे हमने किया था, हमने पहले वाली कंडीशन को देखते हुए ही तो पहचाना था कि हमें कौन से त्रिभुज दिखाने चाहिए समरूप। उसी जरिए आप इनको देखेंगे और दिखाएंगे कि समरूप कौन कौन से त्रिभुज होंगे। राइट, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इसका काम कैसे करना है। अच्छा, तीसरी भी दी हुई है, उसको भी नोट कर लें इसी वक्त, उससे क्या दुश्मनी है जो नहीं नोट किया है। देखते जाइए। तो AD स्क्वायर BD और CD होगा, AD का स्क्वायर BD और CD होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात पे फोकस किया जाए कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ ये करना है कि AB का स्क्वायर आना चाहिए, ये AB का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब AB जो है वो 2 बार लेना है हमको, और BC और BD आना चाहिए। BC मेरे पास में ये आ जाएगा और BD मेरे पास में ये आ जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, BD हमें तभी मिलेगा जब मैं ABD पूरा वाला त्रिभुज लूंगा, और इसके बाद में BD हमें तब मिलेगा जब हम लोग ABD पूरा त्रिभुज लेंगे, और ABD लेने पर AB भी आ जाएगा और BD भी आ जाएगा, मतलब एक बार AB आ गया, एक बार BD आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक, उसके बाद में हमें चाहिए BC चाहिए और फिर से हमें चाहिए AB, क्योंकि AB तो एक बार ले लिया ABD में। ठीक, अब AB एक और लेना है, उसके साथ BC लेना, और BC हमें तब मिलेगा जब हम लोग ABC ले लेंगे, तो AB भी आ जाएगा और BC भी आ जाएगा। खत्म काम। तो पूरी चीज समझ में कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ABC लेना है, ABD लेना है। ये बात हमें पहले वाले में पता चलती है। और ऐसा क्यों, ये चीज तभी बनेगी दोस्तों अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं। तो ये लिखा हुआ है AB इंटू AB, BC इंटू BD। ठीक है, और एक भुजा यहां ले आओ, एक भुजा वहां भेज दो, AB अपॉन BC और DB अपॉन AB। ये बातें हमें यहां लिख के दी गई हैं। और ये है भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात तभी होता है जब त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। अब हमें यह दिखाना है कि इन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज समरूप हैं। ये बात हमें दिखानी पड़ेगी, हम लोग दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आपको ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप इस तरह की थ्योरम पढ़कर आए हैं? जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन करके आए हैं? बहुत सारे बच्चों को आंसर हो गया होगा, हाँ सर पढ़ के आए थे। हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो हमने सॉल्यूशन शुरू कर दिया और आप बताते जाइएगा सही कर रहे हैं कि गलत। हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABD में, जरा बताइएगा मुझे, ABC ये वाला, ACD ये वाला, ABD बड़ा वाला, ये तीनों मैंने ले लिए, और इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है कि ये तीनों आपस में समरूप होंगे। आपस में मतलब ये छोटे वाले आपस में समरूप होंगे, और ये छोटा वाला बड़े वाले के, और ये छोटा वाला बड़े वाले के समरूप होगा। ये मुझे प्रमेय नंबर 1 ने सिखाया था, 6.7 ने सिखाया था। तो क्या मैं यहां पर ये लिख दूं, त्रिभुज ABC जो है, ये वाला जो त्रिभुज है वो मेरा बड़े वाले के त्रिभुज के समरूप होगा, त्रिभुज ABD का समरूप होगा। त्रिभुज ACD जो होगा वो मेरा त्रिभुज ABD बड़े वाले के होगा, ये वाला बड़े वाले का हो गया। फिर उसके बाद में ये जो छोटे वाले हैं ABC, ये खुद में भी क्या है, समरूप है। त्रिभुज ACD, ABC और ACD ये दोनों आपस में भी हैं। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 बना लो। और ये तीनों समीकरण कहाँ से आई हैं, रीजन भी दे दो। ये तीनों समीकरण आई हैं प्रमेय 6.7 से, जो हमने बुक में पढ़ी है। राइट फ्रेंड्स, इससे हमें ये तीनों प्रमेय मिल जाती हैं। आप चाहे तो प्रमेय नंबर 1 लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको हिंट दिया था कि ये पहचाना कैसे कि हमको त्रिभुज चाहिए कौन कौन से। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, मैंने अभी आपको नजर करवाया था कि आपको छोटा वाला त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें AB और BC आ जाएगा, और बड़ा वाला की जरूरत पड़ेगी जिसमें AB और BD आ जाएगा। राइट, उन दोनों को हमें प्रूफ करवाना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो मैंने यहां पर
क्या कहा, समीकरण कौन सा त्रिभुज बोला, छोटा वाला बड़ा वाला, ABC और ABD कहां पर है, ABC और ABD पहली समीकरण से। तो मैंने कहा समीकरण 1 से क्या कहा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD का। अगर समरूप है तो भुजाओं में इनके बराबर का अनुपात होना चाहिए, यह बात हम हमेशा जानते हैं। चलिए, भुजाओं का अनुपात जो होना चाहिए बहुत ही ध्यान से बनाना है। उससे पहले मैं आपके सामने त्रिभुज काट के रखूंगा। आपने त्रिभुज काट लिया, देखिएगा ये समकोण है, समकोण के सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। तो एक त्रिभुज मैंने ऐसे काटा जिसमें मैंने A और B बना लिया और बाकी C पर 90 डिग्री बना दिया। AB हमारा कर्ण हो गया, बाकी C पर 90 डिग्री। ये सब आपके फ्रेंडली हैं, आप इनके फ्रेंडली मत बनिएगा। क्वेश्चन वैसे आप पुटअप करिए जैसे आपका काम चल सके। उसके बाद में यहां पर 90 डिग्री है और ABD लेना है, तो A पर 90 डिग्री है, ठीक है, A पर 90 डिग्री और B, अच्छा B नीचे ले लो और D ऊपर ले लो। इसको मैंने घुमा के जस्ट बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर मेरा ये 90 डिग्री हो गया। आपको चाहिए क्या था, AB के नीचे BC चाहिए, मैंने ले लिया। इसका मैंने AB ले लिया, ठीक है, या AB के नीचे BD लेने की कोशिश करो, AB के नीचे BD लेने की कोशिश करो। तो इसके मैंने AB ले लिया और यहां से मैंने BD ले लिया, बहुत बढ़िया, एक चीज मिल गई। इसके नीचे मैंने इसको ले लिया, आप देख रहे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग भी मिल रहा है। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे, फिर मुझे चाहिए था BC के नीचे AB। क्या इसके पास BC है, बिल्कुल है। इसके नीचे मैंने ये BC ले लिया और इसके नीचे मैंने AB ले लिया। देखिए बन गया मेरा क्वेश्चन, बस बन गया। कोई दिक्कत आई कहीं भी, कोई भी मुझे इसमें गलत नहीं साबित कर सकता कि नहीं आपने इसके नीचे ये क्यों लिया। भाई यहां पे मैं जब समरूप हो जाता है तो चाहे मैं इसके नीचे इसको ले लूं, चाहे इसके नीचे इसको ले लूं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अब बची हुई भुजा अगर चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें। आप इसके AC के नीचे इसका AD ले सकते हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है हमें। तो हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों भुजाओं से मैं ये लिख सकता हूं, अतः इसको उठा के इधर भेज दिया, AB² इज इक्वल टू BD इंटू BC। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात। आई होप कि पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साफ साफ शब्दों में आपको पूरा क्वेश्चन करा के दिखाया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया था और कुछ भी इसमें बड़ा नहीं था, राइट। चलिए अब इसको रफ किया जाए, आपको फिर से समझाया जाए दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से समझाएंगे कि त्रिभुज हमें कौन कौन से लेने हैं, जरा देखते हैं। आइए दूसरा वाला करते हैं। यहां पर AC है, उसके नीचे BC ले लो या DC ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AC और BC और DC, देखिएगा AC कहां पर है, ये रहा, उसके साथ में BC मेरा ये रहा, तो AC ले लिया और BC ले लिया। चलिए एक बात तो ये समझ में आती है। फिर मुझे DC चाहिए और फिर मुझे AC चाहिए और फिर DC चाहिए और AC चाहिए। क्या आप फील कर पा रहे, पहले मैंने कहा AC चाहिए, ठीक है, इसको रफ कर लो जरा। पहले मैंने कहा AC चाहिए, ठीक, एक AC ले ली। फिर उसके नीचे BC चाहिए था, हमने BC भी ले लिया, ठीक है। AC ले लिया, BC ले लिया। फिर उसके बाद मेरा AC चला, यहां से BC चला गया, यहां से AC चला गया। AC एक गया, एक बचा होगा AC, वो एक और AC चाहिए और फिर DC चाहिए। मतलब एक DC चाहिए और एक और AC चाहिए, ये 2 बार हो गया। तो ये 2 बार हो गया, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सर इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें DC आ जाएगा और AC आ जाएगा, इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें AC आ जाएगा और BC आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल लेकर हम चलेंगे, मतलब छोटे वाले आपस में लेने हैं। इस बार हमें ये दिखाना है कि छोटे वाले त्रिभुज जो होंगे वो आपस में समरूप होंगे। तो ये वाली त्रिभुज हमारी जो बताती थी ABC और ACD, ये हमारा क्या है, समरूप है। और ये बात हमने बता दी है, कहां से हमने लिखी है, प्रमेय नंबर 6.7 से लिखी है। चलिए फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACD का। क्या कोई बात ठीक है, यहां पे आपको सारी चीज समझ में आ रही। ABC त्रिभुज समरूप है ACD का, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर समरूप है तो इनको काट के बना लो जरा अपने सामने, इस तरह से छोटे छोटे बना लो। तो यहां पर है C पर है 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री दे दिया। इसके सामने वाली भुजा है AB, तो ये मैंने AB लिख दिया। अब यहां पे B यहां पर A कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, AB कर लो या BA कर लो तो भी हमारे कर्ण ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर है इसमें 90 डिग्री, मतलब C पर ही है, फिर से 90 डिग्री। और उसके बाद में आपके सामने वाली भुजा जो है वो AD है, तो हमने यहाँ AD ले लिया, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए एक AC के नीचे में या तो BC भेजे होगे या तो DC भेजे होगे। जरा देखिएगा, अगर मैं इसका AC ले लूं
इसका AC ले लूं तो उसके नीचे तो BC तो इसी के पास है, इसकी भुजा नहीं ले सकते, तो इसका मतलब DC लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे ले लिया DC, मतलब ये वाली ले ली, तो यहां पर मैंने ले लिया DC। और उस कंडीशन पे आप ऐसा कर लीजिए कि आप ना इसको ऐसे बना लीजिए, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट आपको यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि आपको साथ ही साथ इसकी दिशाएं भी पता चल जाएंगी कि ये लंब है तो ये भी लंब है, लंब के बटे में लंब ले लिया, AC के बटे में DC ले लिया, तो उससे भी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, अब यहां पर मेरा BC बचा था तो BC ले लिया, और BC यहां से एक AC निकल कर आएगा, वो AC मैंने नीचे ले लिया जो कि यहां से था, BC और AC ले लिया। बचा हुआ हमारा AB और साथ ही साथ AD आ जाएगा। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये सब बातें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों समरूप हैं, और समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात में होगा। अच्छा, हमें काम सिर्फ इतने का था, हम इसको लेके चलेंगे। अतः AC को AC से मल्टीप्लाई कर दिया, BC को DC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC इंटू DC आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ दैट। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा दूसरा भी। तीसरा वाला बिल्कुल इसी तरह से कॉमन सेंस लगाते हुए पहचानिए कि आपको कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए। AD है, BD है और CD है। पहले तो एक AD ले लो, उसके साथ में BD या CD लेके देखना। तो हमने कहा पहले इसको रफ कर लें। हाँ, हमने कहा एक AD ले लिया, मतलब ये वाला ले लिया, उसके साथ में BD ले लो। BD कहां पर है? BD मेरे पास में ये बड़ी वाली। इससे ये समझ में आता है कि ABD हमें लेना चाहिए। ये हमने BD ले लिया, ठीक है, AD ले लिया और BD ले लिया। एक बात तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक। उसके बाद में एक AD यहां से बचा था, CD यहां से बचा था, तो AD हमारा फिर से आ गया और CD हमारा यहां से आ गया। मतलब इस बार हमको ये त्रिभुज लेना है और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। तो आप लोग फिर से वही काम करेंगे, फिर से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अब यहां पर। अब मैं सिर्फ आपको लेकर दिखाता हूं। आपको यहां पर कौन सा ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है? तीसरे वाले में त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABD में, राइट फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आप जान सकते हैं हमने यहाँ पे क्या बता रखा है, ये दोनों ही हमारे क्या है? समरूप हैं। समरूप कहाँ से हैं? इस वाली कंडीशन से, ACD और ABD समीकरण 2 से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। समीकरण 2 से क्या जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ABD का, राइट। तो हमने यहां पर जब ACD ABD का समरूप आ गया तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। पहले दो त्रिभुज बना लो ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। यहां पर ACD जब काटने जाओगे तो C वाला हमारे पास ऐसे हो जाएगा, इसके सामने वाला AD हो जाएगा। ये मैंने AD बना दिया। ABD में A पर आपका पा क्या है? 90 डिग्री है, और उसके बाद AD उसके सामने वाले BD है, तो हमने यहां पर BD ले ली। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम काटेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या? AD के नीचे या तो BD या तो CD आएगा। तो हमने कहा AD के नीचे, यहां से मैंने AD ले ली, उसके नीचे मैंने BD ले ली, ठीक है, ये वाली BD भेज दी। उसके बाद में यहां से AD नीचे आ जाएगा, CD यहां से ले लो, ये CD ले लो और यहां से AD ले लो। हाँ, बहुत बढ़िया, मिल भी रहा है CD और AD। बचा हुआ हमारे पास में AC और AB आ गया। तो AC और AB आ गया, मतलब हम लोग पहले ये वाली भुजा ले रहे थे, तो AC और AB आ गया, राइट फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद आपको सिर्फ इतने की जरूरत है जो कि हमने बनाई है अपने हाथ से। तो आप कहोगे सर AD से मल्टीप्लाई हो गया, AD स्क्वायर आ गया, और BD CD से मल्टीप्लाई हो गया, BD इंटू CD हो गया। खत्म हो गई बात, प्रूफ हो गया, राइट फ्रेंड्स, प्रूफ दैट। खत्म। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो क्रिटिकल थे आपके लिए हमने सॉल्व कर दिए हैं। पसंद आया हो तो शेयर कर दो सेशन को तुरंत, और ज़्यादा पसंद आ गया हो तो लाइक की बटन नीचे दी गई है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो, इसी तरह के सेशन और कवर करना चाहते हैं हमारे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले सॉल्यूशंस आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जरा उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोस्तों इसी तरह से हमें समझाया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इसमें मतलब अलग से कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ते आए हैं 3 प्रमेय वही करनी है, तीनों प्रमेय को ही घुमा फिरा के फिर से बताना है, और देखते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं, जरा उसके बारे में जानिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, जरा पढ़ लिया जाए। तो
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करो कि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखें, इन्होंने कहा है कि ये समद्विबाहु है, तो ये मैंने समद्विबाहु समकोण है, दो बाहु समान भी है और समकोण भी है, ये बात इन्होंने कही है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C वाला जो है वो समकोण है, ठीक है। तो C वाला बचा तो बाकी AB जो हो गए, बाकी शीर्ष हो गए। तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर होगा, ये आपको बताना है। क्या सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर होगा, ये आप बता दीजिए इनको, ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये हमें प्रूफ दैट है। बात को जरा ध्यान से समझे। अगर ये समकोण है तो समकोण के लिए हमें हमेशा से बचपन से बताया गया है कि इसमें एक पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। अब चूंकि ये पहले तो हम लोग ये बताएंगे सॉल्यूशन करते समय, सॉल्यूशन से पहले हम लोग ये बता दें, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC समकोण है, ठीक है, समकोण है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात कही है कि AB जो है वो मेरा, AB नहीं दोस्तों, AC जो है, AC जो है वो बराबर है BC का। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु है, दो बाहु समान है इसके। अच्छा, फिर उसके बाद AC बराबर BC हो गया। आपको पता है ये हमारा समकोण है, समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगनी ही लगनी है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर होता था मतलब AB का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद AC का स्क्वायर और फिर BC का स्क्वायर। क्लियर है? कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। उसके बाद हमें ये प्रूफ क्या करना है, AC लाना है, AB नहीं चाहिए। एक तरफ AB स्क्वायर बन चुका है, हमें AC लाना है और उसके साथ में BC नहीं चाहिए। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि BC जो है वो AC के बराबर है, तो BC की जगह पर AC रख दो और उसका स्क्वायर कर दो। AC स्क्वायर कितना हो गया? 2AC स्क्वायर हो गया। ये मेरा प्रूफ हो गया कि AB स्क्वायर जो होगा वो 2AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है सॉल्व करने पर। इसका मतलब ये चीज़ हमारी आएगी, ये मुझे साबित करके दिखा दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, फिर से वही बात बोली है, समद्विबाहु है जहां पर AC जो है BC के बराबर है, जहां पर AC जो है वो BC के बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करो कि ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। आपको देखिए यहां पर इन्होंने क्वेश्चन मिटाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद कहा है। इस बार ये प्रूफ नहीं करना है दोस्तों, इन्होंने कहा है ये प्रूफ मत करो। आपको क्या करना है, ठीक है, ये हटाया जाए, ये हटा दो, यहां पर ये चीजें हमने हटा दी। हमको ये भी नहीं कहा कि ये ABC जो है वो समकोण है, हमको ये नहीं कहा इन्होंने। हमसे सिर्फ इन्होंने इतना कहा है कि दोस्तों आपको यहां पर AC बराबर BC दिया है। इन्होंने क्या दिया है? AC बराबर BC दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि AC बराबर BC है, और क्या दिया है? और इन्होंने कहा है कि AB का स्क्वायर जो है वो 2AC का स्क्वायर है, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज दे दी है। अच्छा, समीकरण 1 ये जो दिया है इसी का हेल्प लेंगे प्रूफ करने के लिए। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो चीज होती है ये समकोण है हमारी, ठीक है। अब समकोण है तो कैसे आएगी, जरा देखते जाइएगा, समझाइए, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से पता चला। देखिएगा, आप कहेंगे, खुद कहेंगे कि हाँ सर ये तो पढ़ा ही था, ठीक है। अब मैं AC स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? AC स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख दूं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और मुझे पता है AC स्क्वायर, AC जो है वो BC के बराबर है, तो मैंने यहाँ BC स्क्वायर लिख दिया। ये बताओ जरा, क्या इतनी बात में कोई परेशानी है किसी बच्चे को? बताओ। ये तो इन्होंने खुद दिया था, इसी को मैंने मॉडिफाई करके ये लिखा, फिर ये लिखा, इन्हीं के स्टेप्स मैंने मॉडिफाई कर दिए। AB स्क्वायर जो है ओपन होकर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। मतलब एक भुजा का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये बात कौन सी प्रमेय बोलती थी हमें? जरा आप अपने दिमाग पर फोकस करें। ये भुजा, ये जो हमने बोला अभी आपके सामने, एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण होगा। ये बात कौन बोलता था? ये बात हमें तीसरी प्रमेय बोलती थी। तीसरी प्रमेय हमें सिखाती थी, प्रमेय संख्या 6.9 हमें यह सिखाती थी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अतः
त्रिभुज ए बी सी समकोण है। बस सीधा लिखो, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। क्यों है? ये हमने लिखा प्रमेय संख्या 6.9 से, 6.9 से लिखा कि हम लोग जानते हैं 6.9 में हमें सिखाया गया कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण होगा। ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, राइट। हालांकि आप अभी कुछ ही घंटे से पहले पढ़ रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, तो आपको अभी अभी पता चला है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो ये बात आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे प्रमेय की सहायता लेते हुए आप चाहे तो इसके बगल में ना वो पूरी प्रमेय लिख सकते हैं। इसके बगल में ये प्रमेय संख्या 6.9 लेकर मैंने खत्म किया। आप इसके आगे अपने वर्ड्स में क्लियर करिए कि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। ये बात आप यहां पूरा लिख देंगे, आपका काम तब भी खत्म हो जाएगा। चाहे वैसे काम कर लीजिए चाहे ऐसे काम कर लीजिए, दोनों तरीके सही हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। बहुत बढ़िया बात कही है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा, जरा बातों को मेरी फील करिएगा दोस्तों, ये कहना क्या चाहते हैं। पहली बात तो एक त्रिभुज है जो कि समबाहु है। अब समबाहु वाला त्रिभुज ना कभी भी समकोण नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समबाहु का हर एक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, अगर आप इस बात को याद रखे होंगे तो। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी समबाहु है। ठीक है, ये मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक, ए बी सी। इसका क्या बोला है कि जिसकी भुजा 2a है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ये मैंने आपको यहां पर दिखाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्या करना है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। अब देखिए, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है? शीर्ष से डाला गया लंब, यहां से डाला गया लंब, ये। ठीक है, तो देखिए यहीं पर खाली बनेगा ये 90 डिग्री और कुछ नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद अब यहां पर ना इस लंब की मुझे क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। मतलब AD, मान लीजिए D पर मैंने एक लंब डाल दिया, A से लेकर D पर एक लंब डाल दिया, इसकी मुझे लंबाई बतानी है। AD की लंबाई कितनी आएगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए आप जानते हैं कि यहां पर ADB, यहां पर 90 डिग्री बनना है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ADC, ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हालांकि जो A है वो समकोण नहीं था, और जो प्रमेय संख्या हम लोगों ने पहली वाली पढ़ी थी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले कोण से एक लंब डाला जाए सामने वाली कोण पर, तो उस समय दो त्रिभुज बनते थे और वो त्रिभुज परस्पर समान, परस्पर समरूप होते थे, और उस बड़े वाले त्रिभुज का भी क्या होते थे? समरूप होते थे। इस क्वेश्चन में वो प्रमेय हमारी नहीं लगेगी, हम लोगों को कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। करने के लिए हम लोग पाइथागोरस की ही हेल्प लेंगे, कुछ इसमें नया नहीं करेंगे। आप लोग को यहां पर बताना यह है कि AD क्या आएगी। इसके ऊपर सोचने के लिए आप पहले इनके जो है वो सोचिए कि इनके ऊपर पाइथागोरस लगाई कैसे जाए। अगर आपको यह बात पता हो कि शीर्ष से डाला गया लंब 90 डिग्री पर होता है तो ये वाला और ये वाला पाइथागोरस प्रमेय बन गया है। बस सोचना यह है कि लगाए कैसे। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस ही है एक ऐसी चीज जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देगी, जो कि इसके लिए क्या है? अमृत है पूरी तरह से। अच्छा देखिए, करना क्या है, आपको AD बतानी है कि AD का लंब है। ठीक है, AD जो है लंब है, और उसको हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि AD कितना आएगा, ये बताना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है। आप जरा इस बात पे फोकस करें कि AD अगर लंब है, ये अगर कर्ण है, तो ये बचा हुआ BD जो होगा वो आधार होगा। ठीक है, अगर मुझे आधार मिल जाए, जबकि BC जो है पूरी तरह से आधार है, बट अगर मुझे आधा इसका ये BD मिल जाए तो मैं BD और कर्ण और आधार के बेस पर मैं लंब ज्ञात कर सकता हूं पाइथागोरस के जरिए। बट ये BD निकलेगा कैसे, जरा उसको देखते हैं। BD जो है वो कहीं ना कहीं BC से ही संबंध रखता है। अब BC से संबंध रखता है, उसको करने के लिए आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि BC के साथ में BD किस तरह से संबंध रखता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ करें। समरूप प्रूफ करने से क्या होगा कि अगर ये समरूप प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब इस वाले त्रिभुज की BD और इस वाले त्रिभुज की DC बराबर आएगी। अगर बराबर आती है तो जो D जो होगा वो मध्य बिंदु कहलाएगा। ये बात समझ रहे हैं? अब पहले बात तो ये काम करिए कि इसको और इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये समरूप है। अब समरूप के लिए कोई थ्योरम की हेल्प नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज पर बनाया हुआ कोण नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें? समरूप प्रूफ करने के लिए एक चीज ये बताई थी हमने 6.4 तक, आपको इसी के जरिए समरूप प्रूफ कराते थे कि आपको वहां पे दो त्रिभुजों को क्या करना होता था?
तीन चीजें बराबर करके दिखानी होती थी। तीन चीजें इनकी बराबर कर दीजिए, आपका ये त्रिभुज ऑटोमेटिकली समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर समरूप दिखाने के लिए कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको लेना है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। क्या हम कह सकते हैं ADB और ADC में? हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में AB जो होगा वो बराबर होगा AC का। क्यों होगा? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु की भुजाएं हैं। क्लियर इतनी बात? अब समबाहु है तो भुजाएं जो होंगी समबाहु की वो बराबर ही होती हैं। ये बराबर इसके होगी और BD के बराबर होगी, तो मैंने कहा BD जो है वो AC के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो समबाहु की भुजा है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा यहां पर एंगल ADB और एंगल ADC, इस त्रिभुज का ADB, इस त्रिभुज का ADC दोनों ही क्या है? बराबर है। किस अकॉर्डिंग? 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। और एक चीज यहां पर जो AD है वो इसके लिए भी काम कर रही, AD जो है इसके लिए भी काम कर रही, मतलब AD बराबर AD, इसको हम क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बोलते हैं। मतलब जो चीज कॉमन होती है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कॉमन लाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद में जब तीन चीजें बराबर प्रूफ हो चुकी हैं तो अब हम यहां पर तुरंत लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABD ये हमारा समरूप है त्रिभुज ADC का। वो भी कौन से? उससे थ्योरम से ये हमारा समरूप हुआ। एक तो एंगल आया, सॉरी एक आया साइड, एक आया एंगल, एक आया साइड, मतलब साइड एंगल साइड। तो हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल साइड कसौटी से, राइट। 6.4 तक दोस्तों मैं हर बार आपको याद दिला रहा हूं, 6.4 तक हमने यही सब सीखा है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये समरूप प्रूफ हो गया। समरूप प्रूफ हो गया मतलब इसकी सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अतः BD जो होगा वो CD का बराबर होगा। BD जो होगी वो CD के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज क्या है? बराबर है, समरूप है। आप जरा सोच के देखें, यदि मैं इसके बीच में पकड़ूं तो इधर वाला भाग मैंने कहा इस वाले भाग के बराबर है। तो आप कहेंगे सर ये आपने बीचों बीच में पकड़ा है, मतलब इसका मिडिल पॉइंट पकड़ा है। मिडिल वाला जब पकड़ोगे तभी तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर निकल जाएगा, आधा भाग इधर चला गया, आधा भाग इधर चला गया। कब? जब ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमने कहा कि भाई ये जो BD बराबर CD निकल कर आया है, तो मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? तो BC को अगर मैं तोड़ूं, ये BC को अगर मैं तोड़ूं तो BD प्लस DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं। और BC जो होगा, BD जो है वो CD के बराबर है, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया CD प्लस CD, मतलब ये हो गया 2CD। और BC जो है वो कितनी है? वो है 2A, तो मैंने यहां पे रख दिया 2A। 2 से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, CD बराबर मेरा कितना आ गया? A आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात क्लियर आ गई। अगर CD मेरी A है तो इसका मतलब BD भी मेरा कितना हो जाएगा? A ही आ जाएगा। चाहे आप इसको ले लें यहां से यहां तक, चाहे आप इसको ले लें यहां से यहां तक, दोनों की दोनों क्या आएंगी? A ही आएंगी और कुछ नहीं। क्लियर इतनी बात? चलिए, अगर मेरे पास में ये चीजें निकल आई हैं तो अब देखिए पाइथागोरस का जादू। पाइथागोरस लगाते ही आपका AD निकल आएगा। ठीक है, AD जो हमारी शीर्ष लंब है वो निकालनी थी, वो देखिए कैसे आएगी। नाउ पुनः आप लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज ADB में मैं कह सकता हूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कहां पर है? BD का स्क्वायर। ओके, AD कितना आएगा? यही तो हमें, नहीं यहां पे गलत लिख दिया है, ये मेरा कर्ण होगा, कर्ण मेरा AB स्क्वायर है। तो AB कितना आएगा दोस्तों? 2A आएगा, तो 2A का स्क्वायर। ये AD मुझे निकालना है और BD मुझे पता है A है, तो A का स्क्वायर। ये हो गया 3A, नहीं 4 आ गया ना, 2 2 जा 4A स्क्वायर। इसको उठा के इधर लिया, माइनस का A स्क्वायर, ये आ गया AD स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करोगे 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर। अब स्क्वायर को उठा के इधर भेज दो, आपको क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब कर्णी चिन्ह, वर्ग वाला कर्णी चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि स्क्वायर उठा के इधर आ गया तो बचेगा AD बराबर
√3a²। अब क्योंकि a का स्क्वायर लगा हुआ है तो a बाहर आ सकता है, 3 का स्क्वायर नहीं था तो 3 अंदर ही रह जाएगा, √3a आपका आंसर हो जाएगा, a√3ad की वैल्यू आएगी। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद है पूरी तरह से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ad की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। यही एक तरीका था जिसको आप लगा सकते थे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग, वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा बात तो बहुत बढ़िया बोली है इन्होंने, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करें? पहली बात तो ये जान लीजिए समचतुर्भुज होता क्या। एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको आप रोम्बस और पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। राइट फ्रेंड्स, तो आपको समचतुर्भुज पढ़ना है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस पढ़ना है। और रोम्बस की खास बात ये होती है कि इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सारी की सारी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैं फिगर बनाने के लिए कुछ इस तरह से लूंगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये जो है आपको वर्ग दिख रहा होगा जो कि आपने काइट की तरह रख दिया है, ठीक है, A, B, C और D। पहली बातें तो ये है कि मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। समबाहु की प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों ये कि आपको ये जो कर्ण दिए गए ना, A से लेकर C तक, B से लेकर D तक, ये आपस में एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। O पर प्रतिच्छेदित करने के साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि यहां पर जो AO होगा वो हमारा OC का, और जो BO होगा वो हमारा OD का बराबर होता है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके कर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, आपस में ही खुद को बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। ओ जो आपको काटा जा रहा है वो OB जो है वो OD के बराबर कट जाएगा, OA जो होगा वो OC के बराबर कट जाएगा। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी होती है, ठीक है। ये हमारी इसकी वो क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अब चूंकि ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में इसमें सारी की सारी भुजाएं भी क्या होती है, AB बराबर BC, BC और BC बराबर CD और CD बराबर DA होता है। ये हमारी समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ इनके जो विकर्ण होते हैं वो हमारे जहां पर भी कट करते हैं, वो हमारे जो कट करने वाले एंगल बनते हैं वो समकोण एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल AOB, मतलब कहने का ये हुआ कि चाहे इधर से देख लें, चाहे इधर से देख लें और चाहे इधर से देख लें, चारों एंगल ही जो निकल कर आने वाले हैं वो सब के सब समकोण होने वाले हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं विकर्ण परस्पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो विकर्ण है, एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर या समकोण पर, ठीक है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेद आधा चा भी बनेगा, दित करते हैं। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है। किसी भी समचतुर्भुज को जब आप पढ़ने जाएं, किसी भी समचतुर्भुज को, तो इतनी बातें उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि उसके आमने सामने ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने वाले हैं। कभी भी अगर ये कटेंगे तो आपका OD जो होगा वो हमेशा OB के बराबर, OC जो होगा वो OA के बराबर आने वाला है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये जहां पर भी प्रतिच्छेदित करते हैं वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये सब की सब एक चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि उनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग? एक मिनट दोस्तों, ये गड़बड़ हो गई सिस्टम में, एक्सरसाइज चली गई। मिल गई। हाँ, इन्होंने कहा था कि उनकी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? उनके भुजाओं के वर्गों का योग, तो मतलब AB का वर्ग कर दो और BC का वर्ग कर दो, CD का वर्ग कर दो, DA का वर्ग कर दो। इन सब के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AC का वर्ग कर दो और BD का वर्ग कर दो, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। ये बात आपको प्रूफ करके दोस्तों दिखानी है। राइट, उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से आपको पल्ले पड़ गई होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए करेंगे कैसे, जरा उसको समझा जाए। AB का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? AB जो है वो देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब A से लेकर O तक और O से लेकर B तक जो है आपका लंब और आधार बनेगा, ठीक है। तो आप यहां पे अब करने के लिए आप इसकी सहायता लेंगे। ये जो बातें थी ये मैंने आपको नॉलेज के तौर पर बताई थी, ये आपको अभी सबको इनमें जो है अप्लाई करा जाएगा। तो आपको ये बातें पहले से बता दी हैं। आपको शुरुआत कहां से करनी है वो देखिए। सॉल्यूशन करने के लिए
आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी जो है, एंगल ओ जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री पर होगा। क्यों होगा, इसके लिए आप रीजन ये बता सकते हैं कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहां पर रीजन आप बता दीजिएगा कि 90 डिग्री क्यों है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। ए ओ बी अगर 90 डिग्री पर है तो ए बी कर्ण बनेगा, ए ओ हमारा लंब बनेगा, बी ओ हमारा आधार बनेगा। तो पाइथागोरस से हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों क्या, कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्या आप ये कह सकते हैं? ठीक है, इसी तरह से आपने ये समीकरण 1 बना ली। अच्छा, ये कर कैसे रहे, देखो हमें ए बी को जोड़ना है तो हमने ए बी का स्क्वायर बना लिया। अब बी सी का स्क्वायर निकालो, बी सी भी हमारी 90 डिग्री पर है, जहां पर आप कहोगे सर सी ओ लंब हो गया, बी ओ आधार हो गया। इसी तरह से आप कहेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली आप ये कह सकते हैं बी सी का जो स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर वो सी ओ का स्क्वायर के बराबर होगा और ओ बी का स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा, फिर उसके बाद ये समीकरण 2 बन गई। इसी तरह से हम लोग सी डी का स्क्वायर सिमिलरली लिख चुके हैं ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सी डी का स्क्वायर निकालने जाओगे, सी ओ का स्क्वायर या ओ सी का स्क्वायर लिख लो प्लस ओ डी का स्क्वायर, समीकरण 3। फिर उसके बाद यहां पे चौथी समीकरण आप बनाओगे डी ए का स्क्वायर के बराबर, तो यहां पर हो जाएगा डी ए का स्क्वायर, वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब ए ओ का स्क्वायर प्लस हम लोग ओ डी का स्क्वायर कर देंगे, राइट। 4th हो गया। उम्मीद है कि चारों समीकरण आपको समझ में आ गई होंगी हमने किस तरह से बनाई। जैसे मैंने ये समझाया है आप इसी तरह से इसके लिए भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, इनकी भुजाओं के वर्गों का योग चाहिए। तो भुजाओं के वर्गों का योग देखिए एक तरफ रखा हुआ, ए बी बी सी सी डी डी ए, सबको जोड़ दो खाली, ठीक है, सबको जोड़ दो। तो हमारे पास में ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर चाहिए। अच्छा, उसके बाद में मैं इनको रफ कर दूं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं बचा है, इसका भी कोई काम नहीं बचा। आपको लाना क्या है जरा इसको देख लें। आपको लाना है कि AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर आना चाहिए इन सबको जोड़ने से। चलिए, अब कोई काम नहीं बचा, इन सबका हटा देते हैं। अच्छा, मैं जोड़ के दिखा देता हूं समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर। समीकरण 1 2 3 तथा 4 का योग। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर, सबको जोड़ दिया तो उधर से आ जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फिर OC स्क्वायर, CO को OC लिख लो और OB स्क्वायर लिख लो, फिर OC स्क्वायर लिख लो, OD स्क्वायर लिख लिया, और नीचे इसके बाद में OA स्क्वायर लिख लिया और OD स्क्वायर लिख लिया। OO वाले को क्या करो, पहले रख लो OA स्क्वायर, ताकि हर बार लिखने में कोई समस्या ना आए। ये बात कम समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने RHS वाले पक्षों को एक तरफ जोड़ के रख दिया और जो हमारे LHS वाले पक्ष थे हमारे, वो मैंने एक तरफ जोड़ के रख दिए। अब आपको इसको कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद में आपको ये देखना है कि AC स्क्वायर और BD स्क्वायर क्या क्या आने वाला है, ठीक है। AC स्क्वायर BD स्क्वायर बनाना है कैसे, आप जरा देख कर बताएं। OA स्क्वायर 2 बार आ रहा है, OB स्क्वायर 2 बार आ रहा है, OC स्क्वायर 2 बार आ रहा है और OD स्क्वायर 2 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास में सब 2 बार आ रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं। अच्छा, यहां पे याद रखिएगा, ये जो मैं कॉमा लगा रहा हूं ये इन सब के लिए, ये 4 बार लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि 2OA स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज खत्म हो गई। 2OB स्क्वायर आ जाएगा और फिर 2OC स्क्वायर आ जाएगा, 2OD स्क्वायर आ जाएगा। ये सब क्या है, OA है, OB है, OC है, OD है, यही सब तो है, अंदर की चीजें आ रही हैं ये, और अंदर के विकर्ण भी इन्हीं से बनेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सब में से कॉमन ले लिया, चलो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और फिर OC का स्क्वायर और फिर हमारे पास में OD का स्क्वायर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई हमारे पास में? आपके पास में OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर और OD का स्क्वायर आ गया। अच्छा,
अब यहां पर हम लोग एक और जुगाड़ लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे जरा आप बताइएगा। मैंने आपको बताया कि OA जो है वो OC के बराबर है, अच्छा OB जो है वो OD के बराबर है, ये बात हमने आपको बताई। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, चूंकि OA बराबर हो जाएगा, OA बराबर OC और OB बराबर OD है, तो मैं ये लिख सकता हूं इक्वल टू में दोस्तों ये वाली लाइन चल रही है, आप याद रखिएगा ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है। तो OA की जगह पर मैंने रख दिया, या फिर मैं OC की जगह पर OA रखूंगा, OA को रहने दो ऐसे ही, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC की जगह पर मैंने रख दिया OA का स्क्वायर, और फिर उसी के साथ में OD की जगह पर मैंने रख दिया, OD की जगह रख दिया OB का स्क्वायर, राइट। चलिए ये बात क्लियर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा OA का स्क्वायर जुड़कर 2OA का स्क्वायर आ गया, प्लस OB का स्क्वायर जोड़कर 2OB स्क्वायर आ गया। ये बात यहां पर खत्म हो जाती है। ये इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके आगे क्या करेंगे सर, अच्छा इनका कोई काम नहीं बचा। अब इनको देखिए करना कैसे है, मैं आपको बताता हूं। ये जो OA और OB है, आप अगर बहुत ही ज्यादा फील कर रहे हैं क्वेश्चन को, समझ पा रहे हैं, तो जो OA है और OC है वो आधा आधा भाग है। आधा आधा भाग किसका है, अपनी पूरी लंबाई का। तो जो OA है, चूंकि जो OA है और जो OC है वो आधा है, आधा आधा भाग है किसका, ये आधा आधा भाग है AC का। आधा आधा भाग किसका है, AC का आधा आधा भाग है। क्या बात क्लियर है। OA जो है वो AC का आधा है कि नहीं, आधा कर दो, AC का आधा कर दिया, OA निकल आया। अगर OC निकालना है तो AC का आधा कर दिया, आधा निकल आया। अच्छा इसी तरह से आप अगर BD का आधा कर दोगे तो OB निकल आएगा और OD निकल आएगा। तो मतलब यह है कि OB और OD जो है वो हमारा BD का आधा है। ये बात क्लियर। अब इसको यहां पर अप्लाई करो। अतः मैंने यहां पर ये जो आपकी इधर LHS AB BC CD DA का स्क्वायर लिखा हुआ था उसको रख दिया, और साथ ही साथ ये रखा 2, देखो अंदर लिखा हुआ है 2। OA का स्क्वायर लिखना है ना, तो OA को मैं लिख सकता हूं AC बाई 2, AC बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा। OB को मैं लिख सकता हूं BD बाई 2, और OB का स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। क्लियर इतनी बात। अच्छा 2 और जरा देख के बताइए मुझे, यहां पर हो गया 2 इंटू AC का स्क्वायर बटे 4, 2 BD का स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। मतलब क्या हुआ कि यहां पर आ गया 2 और AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर डिवाइड बाय में, अगर यहां भी 2 है यहां भी 2 है, या फिर यूं किया जाए, आप जरा समझिए, यहां पर 2 है यहां पर भी 2 है। अब यहां पे लगा दें, आपने नीचे से 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया AC स्क्वायर BD स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां क्या चल रहा था, इक्वल टू में क्या चल रहा था, अगर आपको मैंने ध्यान दिलाया हो तो ये जो इक्वल टू में चल रहा था वो मेरे पास में क्या चल रहा था, मैं पूरा लिख देता हूं अब, कि AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर चल रहा था, और ये हमारा आ गया AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको। देखिए जो प्रूफ करना था वो लेकर आ गए। ये देखिए यही चीज़ तो लानी थी हमें, इक्वल टू में यही चीज़ तो लानी थी, AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर। तो ये भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है, ये बात हमने साबित कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन था, बहुत काफ़ी कुछ सिखा के गया है। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें नया था आपके लिए, एकदम ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत कुछ आप इसके अंदर सीख रहे हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में भी एक बेहतरीन क्रिटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चन बनाया गया है, करके मजा आ जाएगी। कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्यादा उलझा हुआ क्वेश्चन दिया गया है, मतलब फिगर ही इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि एक बार देखते ही ना दिमाग चकराता है। ठीक है, एक बार देखते ही क्या होता है कि दिमाग ना भरम में पड़ जाता है। बट प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएंगी चीजें। बाकी फिर उसके लिए तो हम है ही है कि करना कैसे है। चलिए देखते हैं। आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ठीक है, OD से BC पर पैरेलल डाला गया है, OE जो है वो AC पर पैरेलल डाला गया है, OF जो है AB पर पैरेलल डाला गया है। दर्शाइए कि ये फलाना धमाका नीचे होगा। ठीक है, एक धमाका ही होगा सच में। ठीक है, देखिए
अब आगे मैं आपको पूरी तरह से डिटेल फिगर बना के दिखाता हूं और समझाता हूं क्या करना है। इन्होंने फिगर कुछ इस तरह से बना के दिया है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ फिगर बना के दिया है, ठीक है, बिल्कुल सीधा त्रिभुज भी नहीं बनाया है, इस तरह से कुछ फिगर बनाया। यहाँ पर एक ओ है, ओ से यहाँ पर एक ई पर लंब डाला गया है, ए है, बी है और सी है, ठीक। उसके बाद में एक लंब यहाँ से भी डाला गया है ऐसे, जो कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वर्ग दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हालांकि फिगर फ्री हैंड बनाया गया है तो थोड़ा सा लाइनें ऊपर नीचे दिख रही हैं, बट आप जरा इनको कोशिश करें, फील करें। अच्छा, यहाँ पर ये और ये अपने आप से समझ जाइए कि 90 डिग्री इस पार भी होंगे। उसके बाद कहते क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि OD और BC पर लंब है, OD जो है वो BC पर लंब है, ठीक है। उसके बाद में OE AC पर लंब है, OE AC पर लंब है। बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को समझते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन अपने आप में ही फिगर इतना उलझा के दिया है, आपको खुद सुलझाना है इसको, ठीक है। OF जो है AB पर लंब है। अब जरा बातों को समझें। आपको कहीं भी OD नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या कहीं पर OD? हाँ, OD तो दिख रही है भाई, ये दिख रही OFOD। हाँ, OD जो है वो BC पर लंब है, ये आपको यहाँ पे समझाया। OE जो है वो OC पर लंब, AC पर लंब है, OE AC पर लंब है। OF जो है ये वाली OF वो हमारी AB पर लंब है, ये हमें दिखा दिया गया, अच्छी बात है। प्रूफ क्या करना है? पहला क्वेश्चन ये कहता है प्रूफ करने के लिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ओके, प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, OF का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और साथ ही साथ CE का स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें, इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने हमसे ये कहा है कि OA का स्क्वायर, O से लेकर A का स्क्वायर जो कि हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है, OB का स्क्वायर, O से लेकर B तक का स्क्वायर जो कि हमें कहीं नहीं दिख रहा, OC का स्क्वायर जो कि हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें एक रचना करनी चाहिए जिससे कि हमें ये सब दिखे, ठीक है। हमने एक रचना कर ली दोस्तों। रचना ये की कि हमने O से A B C को मिलाया, O से A B C को मिलाया, ओके। चलिए, मिलाया तो क्या मिला हमें? मिला ये कि हमने O से यहां पर एक लाइन डाल दी, ठीक है, यहां से एक लाइन डाल दी और यहां से एक लाइन डाल दी। आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। आप जरा क्वेश्चन को फील करेंगे कि OAF जो आपको दिख रहा होगा वो आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक इस पार का ट्रायंगल, एक इस पार का ट्रायंगल। यहां पे आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा OBF वाला, OADB वाला, ODC और OCE वाला ट्रायंगल। आपको यहाँ 6 टाइप के ट्रायंगल दिख रहे होंगे जो कि सब के सब समकोण है। सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा, इन तीनों से OA का जब स्क्वायर निकाला जाए, OB का जब स्क्वायर निकाला जाए और OC का जब स्क्वायर निकाला जाए, इन तीनों को जोड़ा जाए। और जोड़ने के साथ ही साथ आपको भुजाएं कौन सी लेनी चाहिए उस पर फोकस करें। OD लेनी है, OD का माइनस होना चाहिए, मतलब ये भुजा आनी चाहिए, ठीक। OE का माइनस होना चाहिए, मतलब ये वाली भुजा भी, और OF का भी माइनस होना चाहिए, मतलब ये वाली भुजा भी हमें लेनी है। ये वाली भुजा लेनी है और ये वाली भुजा लेनी है। उसके बाद में OB का स्क्वायर लेना है, मतलब ये वाली भुजा लेनी है। फिर उसके बाद हमें OC का स्क्वायर लेना है, ये वाली भुजा लेनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपके पास आना चाहिए AF का स्क्वायर, मतलब ये आना चाहिए। BD का स्क्वायर, BD कहाँ पर है? ये वाली। फिर उसके बाद में CE का स्क्वायर, CE कहां पर है? ये वाली। इस मैंने मार्क इसलिए लगा दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको समकोण त्रिभुज लेना कौन कौन सा है, किसके जरिए हम काम करेंगे, क्योंकि 6 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और 6 में हमें लेना कौन कौन सा है, पहले उसके बारे में जानें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों उप त्रिभुजों के बारे में देखें तो मैंने इस पर मार्क लगाया, OA लेना चाहिए, AF लेना चाहिए और OF लेना चाहिए। क्या मैंने कहीं भी AE पर मार्क लगाया? क्या मैं इधर वाला त्रिभुज ले सकता हूं? AE का कहीं भी काम है इसमें? बताओ, इसमें कहीं भी AE का काम है? नहीं है ना। तो मैं इस त्रिभुज को नहीं ले सकता, मुझे लेना चाहिए A वाला त्रिभुज। तो मैं कहूंगा पुनः या फिर अतः लिखो, अतः त्रिभुज AOF में क्या करेंगे? पाइथागोरस। त्रिभुज AOF में पाइथागोरस से
तो पाइथागोरस जैसे ही मैंने लगाई दोस्तों, मुझे दिखेगा ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, मतलब OA का स्क्वायर, और OA का जो स्क्वायर आएगा वो मेरे बाकी बची दो भुजाओं के AF का स्क्वायर और OF का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब OF का स्क्वायर और AF के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी तरह से सिमिलरली मैंने यहां पर, अब जरा आप ध्यान दें, क्या कहीं भी BF आ रहा है हमारे पास में? क्या कहीं भी BF का मैंने लेने की जिक्र किया? नहीं ना। तो मतलब इस वाले त्रिभुज को नहीं, नीचे वाले त्रिभुज को लो, OB OD और OD वाला लेना शुरू करो, OB BD और OD वाला लेना शुरू करो, जिसमें से आप कहेंगे त्रिभुज OBD में मैंने फिर से पाइथागोरस लगाई और मैंने देखा इसके सामने वाला ये कर्ण है, मतलब OB का स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के, OD का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के। क्लियर? फिर इसी तरह से एक और बार पुनः आप करेंगे, फिर से सिमिलरली में ही पुनः हमने किया कि भाई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लूं, ये वाला कि ये वाला? आप कहेंगे सर ये वाला मार्क लगा है, ये वाला और ये वाला, मतलब इस त्रिभुज में हमें इन ये भुजाएं हमें चाहिए। ये इसका तो क्योंकि DC तो हमें लेना नहीं है, DC मत लो, हमें ये त्रिभुज चाहिए, तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया। OEC में आप देखोगे, OEC में मैंने कहा कि आपको कर्ण कहाँ है? OC का स्क्वायर है बराबर, आधार कहाँ है? EC का स्क्वायर है, और यहां पर प्लस हो जाएगा OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर। खत्म बात। यहां पे कुछ लंब और कुछ आधार, कुछ लंब कुछ आधार, कुछ लंब कुछ आधार है। हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, इतनी बात आप जरा ध्यान रखें, ठीक है। आपको चाहिए क्या? OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, सबको जोड़ना है हमको, तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया। समीकरण 1 2 और 3, क्योंकि मेरे पास में OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर तीनों को ऐड चाहिए, मैंने तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आप देखें। अच्छा, ये सब बातें खत्म, यहां से हमें इनका कोई जरूरत नहीं है, ये भी मुझे किसी जरूरत नहीं बची। अरे ये तो बेकार में ही मिटा दिया। चलिए देखते हैं, फिर से लिख लेते हैं। यहां पे मेरा लिखा हुआ था OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, OF का स्क्वायर और प्लस AF का स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को जोड़ें, समीकरण 1 + 2 + 3 को आपने जब जोड़ा तो आपको मिलेगा OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। एक तरफ तो ये मिल जाएगा, इक्वल टू में क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे, OF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको जोड़ेंगे, OD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। फिर क्या जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, EC का स्क्वायर और प्लस में OE का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। ये 6 चीजें उधर मिल गई, बट उधर साइड में मुझे चाहिए था सिर्फ 3 चीजें। 3 चीजें चाहिए, जो कि मुझे AF चाहिए, मतलब ये चाहिए, BD चाहिए, मतलब ये चाहिए, और CE चाहिए, मतलब ये चाहिए, जो EC लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सबको इधर ले आओ। और आपको पता है, जब उन चीजों को, प्लस वाली चीजों को इधर लेकर आओगे तो माइनस में आ जाएंगी दोस्तों। तो आप लिखोगे OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस में OF का स्क्वायर। ठीक है, या सबसे पहले OD को लेकर आओ, ताकि आपको जो प्रूफ करना है वो दिखा सकें। फिर उसके बाद OE चाहिए, ये वाला लेकर आओ, माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये हमारा OD हो गया, OE हो गया, बचा हमारा OF, ये OF इधर ले आए, बराबर में बचा क्या, ये तो उधर गया तो AF बचा। फिर हमारे पास BD बचा, और फिर हमारे पास EC का स्क्वायर बचा। ये लीजिए, प्रूफ हो गया। ओके, खत्म। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह से बातें समझ में आ गई होंगी आपको, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, जितना बड़ा देखने में लग रहा था उतना ही ज्यादा आसान था। आपने बस यहां से हिंट लिया, कि भाई मुझे OA OB OC को बस जोड़ देना है, बस वही मैंने जोड़ दिया और मुझे पता चला, अपने आप प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसी का सेकंड पार्ट में भी एक बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है, इसको रफ कर दिया जाए। अब सेकंड पार्ट को भी आप बिल्कुल इसी तरह से हिंट पकड़िए, और हिंट पकड़ते हुए आपको आंसर लाना है। ठीक, देखिए ये हमारा E है, तो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमारे पास कुछ ऐसे बना के दिया है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर बराबर होगा मेरा AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, सॉरी CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये मेरे पास में आ गया AF स्क्वायर, BD स्क्वायर, CE स्क्वायर, AE, BCD और BF। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे, मैं इन मार्क्स को हटा देता हूं ताकि हमें ये पता चल सके हमें भुजाएं लेनी कौन सी, क्योंकि 6 तरह के हमारे पास में त्रिभुज हैं दोस्तों। अब 6 तरह के त्रिभुजों में लेना कौन कौन सा त्रिभुज है, जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक, समझिएगा और बताइएगा। मुझे AF चाहिए, AF कहां पर है, मतलब मुझे ये वाली भुजा चाहिए। ठीक है, BD चाहिए, BD मतलब मुझे यहाँ पे ये वाली भुजा चाहिए है। CE चाहिए, CE मुझे ये वाली भुजा चाहिए। ठीक है, AE चाहिए, मतलब ये भी चाहिए। अच्छा, CD भी चाहिए, CD कहाँ है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, मतलब ये चाहिए। उसके बाद BF चाहिए, BF कहाँ पर है, ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ पर जब मैंने देखा कि मेरे पास में ये वाला त्रिभुज भी, इस वाले त्रिभुज की भी भुजा एक आ रही है, इस वाले त्रिभुज की भी एक भुजा आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इस वाले त्रिभुज की भी एक भुजा आ रही है और इस वाले त्रिभुज की भी एक भुजा आ रही है। इस वाले त्रिभुज में भी एक भुजा आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी एक भुजा आ रही है। कुल मिला के 6 के 6 त्रिभुज मुझे लेने हैं इस बार, और 6 के 6 त्रिभुजों को इस प्रकार से संबंधित करना है कि मेरे पास में ये सब के सब त्रिभुज क्या हो जाएं, इस प्रकार से कोरिलेट हो जाएं कि ये चीज मेरी बनकर तैयार हो जाए। जहां पर AE जो है, अगर आप ध्यान से देखें, AE मेरा इसका आधार दिखेगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी कर्ण की बात नहीं करना चाहता है, ना तो OB की बात की जा रही, ना OA की बात की जा रही है, और ना ही मेरे पास में इसकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम इन तीनों त्रिभुजों को लें, ठीक है, इन तीनों त्रिभुजों में हमारे पास में AF, BD और CE को निकालकर बस जोड़ देना होगा हमें, और हमारे पास में आंसर आ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला मेरे पास काम होना चाहिए AF, BD, CE को निकालना। या 6 त्रिभुज लेने हैं, मुझे ये बात तो पता चल गई। मैं 6 के 6 त्रिभुज ले लेता हूं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास में काम बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा त्रिभुज AOF में, AOF में जब मैंने लिया तो मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में ये चीज आ गई AOF में। तो मेरे पास में ये है कर्ण, ये सॉरी ये है 90 डिग्री, इसके सामने वाला है कर्ण ये वाला। OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AF का स्क्वायर, और साथ ही साथ प्लस का AF का स्क्वायर प्लस का OA का स्क्वायर, सॉरी OF का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मुझे AF का स्क्वायर चाहिए, मुझे AF का स्क्वायर चाहिए, तो इस चीज को उठा के इधर भेज दो तो आ जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर में AF का स्क्वायर। समीकरण 1 बन गई। ठीक, ये तो मेरा एक त्रिभुज से हुआ, इस वाले त्रिभुज को मैंने ले लिया। अब इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, और इस बार क्या काम करेंगे जरा देखिएगा। मेरे पास में इस त्रिभुज को लेते ही मेरे पास में एक चीज और आ जाएगी कि त्रिभुज OFB में क्या हो जाएगा, त्रिभुज OFB में मेरे पास में आ जाएगा, ये है मेरे पास 90 डिग्री, इसके सामने का है ये कर्ण, तो आ जाएगा OB का स्क्वायर बराबर में OB का स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा OF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर या BF का स्क्वायर। राइट, तो जिसमें से मुझे चाहिए था BD नहीं, BF चाहिए था मुझे। ठीक है, BF चाहिए था, तो मैं इसको क्या करता हूं, इधर भेज देता हूं, इसको उठा के इधर भेज देते हैं। आप इसको उठा के जब इधर भेजेंगे तो OB का स्क्वायर और प्लस का OB का स्क्वायर माइनस का OF का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में BF का स्क्वायर हो गया। ये बात मुझे यहां से समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बोलो यस सर ठीक है। अभी हम सिर्फ इन सबको बना के रख रहे हैं कि मुझे यहां से चाहिए क्या क्या। मैंने AF की वैल्यू निकाल ली और BF की वैल्यू निकाल ली, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसी तरह से त्रिभुज, मैंने एक और त्रिभुज ले लिया और वो त्रिभुज अब मैं इस वाले को ले रहा हूं ODB में, ODB में। तो ODB में मैं देखूंगा कि इसके सामने का वाला है जो OB का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू में आ जाएगा OD और BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। जहां पर मेरे पास में मुझे BD का स्क्वायर मिल जाएगा, BD का स्क्वायर मिल जाएगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, तो ये मुझे मिल गया BD का स्क्वायर। समीकरण 3 हो गई। ठीक, फिर से ये कौन सा मैंने त्रिभुज लिया था, ODB में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं BOD में। चलिए त्रिभुज एक बार और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ODC में। ODC में मैंने ले लिया। आप कहेंगे ODC में सर यहां पर OC का स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर में OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर और प्लस का DC का स्क्वायर।
और मुझे चाहिए होगा CD का स्क्वायर। तो मैं CD का स्क्वायर निकालने के लिए इसको उठा के इधर भेज दूंगा, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर बराबर में DC का स्क्वायर। ये मेरे पास में एक समीकरण, इन सबको ना मार्क कर लो, ये बहुत काम की है, इन्हीं से हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए, तो कितनी आ गई, 4 आ गई, 6 बनानी है। अभी एक ये बना लो, ठीक है, इसको बनाएंगे, इधर लिख लेते हैं, समझते जाइए बस। इसको बनाने के लिए त्रिभुज OEC में आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, OC का स्क्वायर जो होगा वो OE का स्क्वायर प्लस EOE का स्क्वायर और हमारे पास में EC का स्क्वायर आ जाएगा। जहां से मुझे EC चाहिए होगा, ये देखिए EC चाहिए तो आप EC का स्क्वायर ले लीजिए, क्या कहेंगे, EC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा मेरे पास OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या किया जाए, आप जरा देखिए, मैंने यहां पे ये कहा अब मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये मेरी कौन सी समीकरण हो गई दोस्तों, 5वीं समीकरण हो गई। त्रिभुज OEA में जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण OA का स्क्वायर बराबर में OE का स्क्वायर माइनस का प्लस का AE का स्क्वायर। AE हमें चाहिए होगा, ये देखिए AE चाहिए, इसको उठा के इधर ले आइए, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर। इतनी बातें मैंने आपके सामने बना के लिख दी, 6 बातें, 6 त्रिभुज थे, 6 के 6 त्रिभुजों में मैंने ये बातें आपके सामने लिखी है दोस्तों, एक राम गाथा आपके सामने लिखी हुई है। अब इसको इस प्रकार से मैनेज करिए कि आपका ये चीज बनकर तैयार हो जाना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ना ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। आप इसमें से AF स्क्वायर निकाल चुके हैं, BD स्क्वायर निकाल चुके हैं और CE स्क्वायर निकाल चुके हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए करते हैं, ठीक है। इस फिगर का कोई काम नहीं बचा है, इस फिगर को रफ कर लो। यहां पर मैंने कहा समीकरण कौन कौन सा जोड़ने को बोला, AF का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, मतलब 1, 3 और 5 जोड़ा। 1, 3 और 5 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और साथ ही साथ एक और इक्वेशन बना लेते हैं, एक और कौन सी बना लेते हैं, AE CD BF को भी जोड़ना है। कहाँ गया AE, कहाँ गया AE, निकाला था ना कहीं पर, अच्छा BF वाला मिल गया, CD वाला हमारे पास में ये AE वाला हो गया और CD वाला ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा और मैंने कौन कौन सी जोड़ दी, 1, 3, 5 जोड़ी, 2, 4, 6 जोड़ोगे, 2, 4 और 6, तो क्या आएगा जरा सोच के देखिए। हमने जब AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर किया दोस्तों, तो मेरे पास में आ जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, देखते जाइएगा बहुत ध्यान से, प्लस ये वाला जोड़ा OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, फिर प्लस तीसरा हो गया, 5वां जोड़ा ये वाला OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पे संबंधित दिख रहा हो, क्या ऐसा कुछ है, मुझे तो कोई चीज नहीं संबंधित दिख रही है, तो मतलब कुछ नहीं है। समीकरण क्या करो, ये मेरी 6 बन गई थी ना, ये समीकरण 7 बना लो, ठीक है। अब मुझे ये तीनों जोड़ने चाहिए थे, AE CD और BF, ठीक है। आप इसको रफ कर सकते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर रफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक समीकरण 7 बना ली, ठीक है। उसके बाद देखिएगा AE को जोड़ो, AE कहाँ पर है, ये वाला, ये मैंने यहाँ ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दिया, इसी को मैं करने जा रहा हूँ। 2, 4, 6 को मुझे जोड़ना है, ठीक है। AE का स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा, AE स्क्वायर प्लस उसके बाद में 2, 4, 6, 4 वहाँ है मेरी, ये रही CD का स्क्वायर और प्लस DE का 4, 6 कहाँ है, AE का स्क्वायर। AE का स्क्वायर हो चुका है दोस्तों, CD का भी स्क्वायर हो चुका है, उसके पास मेरे पास बचेगा BF का स्क्वायर, बिल्कुल सही, ये वाला BF का स्क्वायर, ठीक है। देखो तीनों चीजें जोड़ दी मैंने। अब जोड़ने के बाद बनेगा क्या, जरा उसके बारे में देखिएगा। बनने के लिए मेरे पास में आ जाएगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, 2 को जोड़ा तो बना मेरे पास में OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, फिर प्लस किया हमने, किसको प्लस किया दोस्तों, हमने प्लस किया है चौथी वाली समीकरण इसको, तो OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे हम लोग से छठी वाली को, OA का स्क्वायर, AF है ना, AF नहीं है बेटा, 1, 3, 5 नहीं, AE, हाँ छठी वाली है, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो समझ लो पूरा सवाल डूब जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब हमारे पास में इन समीकरणों का कोई भी काम मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा,
ठीक है। करना क्या है, इनके बीच में कोई भी संबंध तो दिख नहीं रहा सर, इनके बीच में कोई भी संबंध तो दिख नहीं रहा। हमें यह दिखाना है कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के, वो कब आएगा, सोचो अगर मैं इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूं तो ये जो माइनस होगा उधर जाके प्लस बन जाएगा। यही काम हम करेंगे समीकरण 8। आप जरा सोच के देखिए, समीकरण 7 में माइनस कर दिया समीकरण 8 को, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ी क्वेश्चन बनने वाली है, बड़ी क्वेश्चन बनने वाली है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो ये वाली चीज, तो AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर इक्वल टू में, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो RHS में भी ये सब माइनस हो जाएगा आपस में, तो इसको भी माइनस कर देंगे। देखते जाइए, अब माइनस करते ही साइन चेंज हो जाएंगे जिसके साथ माइनस लगेगा, तो इसमें तो नहीं लग रहा है, इसको पहले रखा जाएगा। OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस का OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, ये बात हमने इससे लिख दी। अब जैसे ही अगला वाला माइनस करना है ना, ये वाला जब लिखोगे तो माइनस करके रखोगे, कहोगे माइनस और ब्रैकेट लगा के इसको रखोगे। तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं ताकि मुझे 2 बार ना लिखना पड़े। माइनस जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये सब के सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का OB है तो रखोगे माइनस का OB, ठीक है, प्लस का OB माइनस का OB, उसके बाद में प्लस का OF स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस का OC स्क्वायर, फिर ये प्लस का OD स्क्वायर है, ये माइनस का है तो प्लस का बन गया OD स्क्वायर, ओके। ये माइनस का OA स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का OE स्क्वायर। इस तरह से क्या बनेगा जरा देखिएगा दोस्तों, ये रहा प्लस का OA, ये रहा माइनस का OA, कैंसिल आउट। ये रहा माइनस का OF, ये रहा प्लस का, ये OB का स्क्वायर, यहाँ माइनस का OB का स्क्वायर, ये माइनस का OD, ये प्लस का OD, ये प्लस का OC स्क्वायर, ये माइनस का OC स्क्वायर माइनस का OE प्लस का OE। कितनी खुशी मिल रही है काटकर, आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद में ये रिजल्ट आया है। यहां पर बच गया इनकी जगह पर 0, ठीक है, इक्वल टू में बच गया 0। यहां पर LHS में हमारे पास ये माइनस का था, इसको उठा के उधर ले चलो। तो देखोगे अगली क्वेश्चन में लिखेंगे AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस का CE का स्क्वायर, और ये वाली जो इक्वेशन माइनस में थी उधर गई प्लस में, तो AE का स्क्वायर CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर। ये लीजिए दोस्तों, यही चीज आपको प्रूफ करके देनी थी कि AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर CD का स्क्वायर और BF के स्क्वायर के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत से बताई गई चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। इक्वेशंस को सिर्फ आपको रिलेट करना है, जो चीजें बोली गई हैं उनको आपको देख देख कर सॉल्यूशंस बताने हैं, राइट। तो यहां तक की जो बात थी मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 8 तक कराने का पूरा हमने प्रॉमिस किया था इस सेशन की शुरुआत में ही, वो हमने करा दिया है। लगभग सेशन जो है 1.5 घंटे का बन चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखा जाएगा। 9th से लेकर 17th तक के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, हाँ 17 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करके दिए जाएंगे। उम्मीद मेरी ये रहेगी आपसे कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रही है, कुछ भी चीज़ इसमें समझ में ना आ रही हो, तो आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से हमें जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा हम लोग वहां पे सॉल्यूशन देने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जो चीज़ आपको पसंद आई हो, ठीक है, कुछ खराब लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कमेंट करके अपने सजेशन हमें जरूर दीजिएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हमें कुछ टाइप का मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आगे का सेशन उतनी ही जल्दी आपके लिए लाया जाएगा। आज का सेशन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी बुरी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। आपको आने वाली आपकी NCERT बुक का जो सॉल्यूशन है इसी चैनल पे लगातार इसी तरह से मिलता रहेगा। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।